हेलो एवरीवन। 23 अगस्त करंट अफेयर राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2023 का करंट अफेयर और 23 अगस्त में जो भी चर्चा में रहने वाली घटनाओं को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण होगी। हेलो एवरीवन, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रीकृत होती हैं। कथन नंबर 2, यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दोस्त ऑप्शन नंबर केवल 1 सही। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक जानकारी का प्रकाशन किया गया है, जिसके अंतर्गत यह जानकारी दी गई है कि एनबीएफसी कंपनियों के स्थापित होने के संदर्भ में गिरावट आई है। आपको बता दें कि जो एनबीएफसी होती है केवल 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर कि ऐसी एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं जो कि जमा को स्वीकार करती हैं, और बी नंबर में ऐसी एनबीएफसी कंपनियाँ आती हैं जो जमा को स्वीकार नहीं करती। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती हैं। और एनबीएफसी के संदर्भ में देखें तो 2018 में एनबीएफसी के संदर्भ में एक लोकपाल स्कीम का शुभारंभ किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 22 फरवरी को लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल स्थापित होने वाली एनबीएफसी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। आपको बता दें कि एनबीएफसी कंपनी का पूरा नाम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है। यह एक तरह की वित्तीय संस्थान होती है जो ग्राहकों को ऋण दे सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर मामलों में उनसे कोई जमा स्वीकार नहीं कर सकती। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है, इसलिए कथन नंबर 1 सही है। ये देखिए, यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाती है तथा अपने ग्राहकों को उधार देकर ब्याज मार्जिन के माध्यम से लाभ कमाती हैं। और देखिए कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहले जमा लेने वाली एनबीएफसी, दूसरा जमा न लेने वाली एनबीएफसी होती है। फ्लैट वॉच मोबाइल ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुभारंभ किया गया है। कथन नंबर 2, यह 3 दिन तक बाढ़ जैसी स्थिति की रियल टाइम की जानकारी प्रस्तुत करेगी। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी है, ना ही 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 कथन सही है, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 2001 या 2000 में की गई थी। और जो इस ऐप के संदर्भ में भी बताया गया है कि वर्तमान में जो बाढ़ के आपदा के संदर्भ में जानकारी जुटाने के लिए 7 दिनों तक बाढ़ की आपदा के संदर्भ में जानकारी देगा, इसलिए कथन नंबर बी गलत होगा। इस ऐप का उद्देश्य रियल टाइम बेसिस पर बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रदान करना, इसलिए कथन नंबर 2 गलत है। इस ऐप में सभी जानकारी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगी। यह विभिन्न स्रोतों से रियल टाइम नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है। यह निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता ऐप पर अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ जैसी सलाह दे सकते हैं। आगे देखें कि गांधीनगर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि हाल ही में जो गुजरात में आयोजित होने वाली बैठक के संदर्भ में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच जो सहमति बनी है, तो उस सहमति के बारे में बताया गया है कि WHO तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच जो सहमति बनने के पश्चात ये सहमति बनी है कि गांधीनगर जो घोषणा पत्र है 2030 तक टीबी के उन्मूलन के संदर्भ में अधिक से अधिक तेजी लाने का संकल्प लिया गया है। तो इसमें देखें कि हाल ही में WHO के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ गांधीनगर घोषणा को अपनाकर 2030 तक तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि गांधीनगर घोषणा पर WHO दक्षिण पूर्वी देशों के
देशों के द्वारा गांधीनगर गुजरात में सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन में तीव्र गति से प्रगति करना नजर आना है। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में एशियन बुली नेक्टेड स्टार्क की आयुष्मान की स्थिति में क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कथन नंबर ए लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन नंबर ए नियर थ्रेटेंड और ऑप्शन नंबर सी वल्नरेबल और ऑप्शन नंबर डी इंडेंजर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कार्बोरेट टाइगर रिजर्व में एक पक्षी सर्वेक्षण में एशियन बुली नेक्टेड स्टार्क की गिनती की गई है। आपको बता दें कि एशियन बुली नेक्टेड स्टार्क 75 से लेकर 92 सेंटीमीटर लंबा एक मध्यम आकार का सारस है। सारस की यह प्रजाति पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापक रूप से फैली है। कालका शिमला रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। कथन नंबर 2, 2018 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और कथन नंबर 3, यह रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा महाराजा पटियाला और कैथल के राणा से जमीन खरीद कर बिछाई गई थी। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 तीनों। ऑप्शन नंबर डी, एक ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 1 कथन सही है, क्योंकि 2018 वाला में तो यूनेस्को के द्वारा 2008 में इसको शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे के बारे में जब बता दें कि यह पंजाब राज्य में नहीं, केवल हिमाचल प्रदेश में है। तो आगे देखें। अंग्रेजों के द्वारा 1830 में पटियाला के महाराजा और कैथल के राणा से ज़मीन को खरीदकर इस कालका रेलवे स्टेशन की स्थापना करना शुरू कर दिया था और 2008 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आगे देखें। हाल ही में खबरों में रहा सुलीना चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए, यह भूमध्य सागर से स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। कथन नंबर 2, यह लाल सागर में सूडान और सऊदी अरब को जोड़ता है। और कथन नंबर सी, यह प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाह को काला सागर से जोड़ता है। और ऑप्शन नंबर डी, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मछली पकड़ने के क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए आपको बता दें कि यह प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाह को काला सागर से जोड़ता है। और जो सुनीला चैनल जो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी है, उस डेन्यूब नदी पर 63 किलोमीटर किस नदी पर बना? दो डेन्यूब नदी है। तो डेन्यूब नदी ऐसे इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो प्रवाह क्षेत्र वाले में 63 किलोमीटर तक 63 किलोमीटर लंबी है। इसके द्वारा ये देखा जाता है कि जितनी जहाज होती है, जहाज इसी सुलीना चैनल के माध्यम से काला सागर में प्रवेश करके अनाजों का आवागमन, अनाजों का विनिमय करती है, अनाजों का परिवहन करने के लिए जाना जाता है। आगे देखिए। रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से हटाने के बाद डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को अपने अनाज के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया है। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता से यह समझौता संपन्न हुआ। डोनेसा, चोर्नोमोर्स्क और प्यूडेनी के यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह से अनाज ले जाने वाले मालवाहक जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता था। यह नए व्यापार मार्ग में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सुलीना चैनल में से एक होगा। और आगे जब देखेंगे कि जो बता दें कि सुनीला चैनल डेन्यूब नदी पर 63 किलोमीटर लंबी शाखा है। यह प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाह को काला सागर से जोड़ती है। और आगे देखें। डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी है, जो ऐतिहासिक रूप से माल ढुलाई के लिए प्रख्यात है। यह नदी अपने डेल्टा में फैली है, जिसमें 3 प्रमुख चैनल हैं: चिलिया चैनल, सुलीना चैनल और सेंट जॉर्ज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिण देश है। यह देश अपनी
स्थलाकृति प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रख्यात है। दक्षिण अफ्रीका में 3 शहर हैं जो कि राजधानियों के रूप में कार्यरत हैं। प्रिटोरिया एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और केप टाउन विधायी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। इसकी उत्तरी सीमा नमीबिया, इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में नमीबिया और उत्तर में बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक तथा स्वाजीलैंड से लगती है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका के देश के अंदर जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र से घिरा हुआ देश है। दक्षिण अफ्रीका की तटरेखा दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। आगे देखिए, 1974 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने के संदर्भ में कुछ समझौता करने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में भारत श्रीलंका समुद्री समझौता हुआ, जिसके तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा कच्छतीबू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। और जो कच्छतीबू द्वीप के बारे में जैसे अगर आप जब देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में म्यांमार आइसलैंड में इसकी ये सिचुएटेड है। और इसीलिए अगर आप जब देखेंगे कि 1974 के बाद वो जो कच्छतीबू द्वीप है, तो कच्छतीबू द्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तो श्रीलंका के द्वारा प्रशासित होता है। आगे देखें कि ये श्रीलंका के द्वारा प्रशासित होता है। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल एकदम यहाँ पास है, ये है रामेश्वरम, और रामेश्वरम के यहाँ बगल से जो ये वाला एरिया है तो यहाँ पास है ये वाले यहाँ है कच्छतीबू द्वीप। तो 1974 में इंदिरा गांधी क्या करती है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा विवाद को समाधान करने के लिए समझौता कर लेती हैं। तत्पश्चात वर्तमान में चर्चा में है कि भारत सरकार का इस मानना है कि इस द्वीप कच्छतीबू द्वीप को पुनः श्रीलंका से वापस ले लिया जाए। अब जैसे ही जब आगे होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे सरकार क्या करती है। हाल ही में किस देश में नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो शुभारंभ किया गया था 1992 से किया गया था, लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की ओर से जो INS सह्याद्री तथा कोलकाता इसमें शामिल हुए थे। 11 दिवसीय अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता इसमें भाग लिए थे। बताते चले कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में मालाबार समुद्री अभ्यास की सीरीज की शुरुआत की गई थी। और आगे चल के ऑस्ट्रेलिया के उसके लास्का फाइलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। कथन नंबर 2, भारत 2027 तक लास्का फाइलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। और कथन नंबर 3, यह मानव शरीर के लचका तंत्र को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 तीनों। ऑप्शन नंबर डी, नहीं 1 नहीं 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार के द्वारा 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक भारत सरकार के द्वारा यहाँ किया गया 45% नवीकरणीय ऊर्जा होगी, 45,000 मेगावाट। नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। भारत सरकार के द्वारा 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुभारंभ किया गया था। इसके चलते 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रोत्साहित त्वरित विस्तार, प्रौद्योगिकी विकास और लागत में कमी लाने जैसे सुविधा प्रदान करेगी। कैंडिडा आरिस के बारे में, यह एक दुर्लभ और खतरनाक फंगल संक्रमण है। शोधकर्ताओं के द्वारा 2009 में इस वायरस की खोज की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार 2016 में इसका पता लगाया गया था। यह फंगस रक्त के साथ प्रवाह करने लगे तो यह काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो केवल कैंडिडा आरिस के बारे में है, तो ये फंगस, एक फंगस से संबंधित
फंगस है, फंगस संक्रमण।